हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी जीनियस हिंदी मीडियम में। तो आज इस वीडियो में हम लोग शेष जो क्वेश्चन आंसर बच गया था चैप्टर नंबर 2 का, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप का कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोग कल पढ़े थे, लेकिन बीच में लाइन कट जाने के कारण कुछ क्वेश्चन बच गई थी। तो आज हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में आप बने रहिए। उस क्वेश्चन को आप एक बार अगर देख लेते हो तो क्वेश्चन को आप खुद से लिख सकते हैं। तो देखिए, 4th नंबर क्वेश्चन हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 3 नंबर क्वेश्चन तो हम लोग कल कर लिए थे। तो आज हम 4th नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया। भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग कौन से हैं। हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावचों लक्षणों में क्या अंतर है। इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है कि भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग क्या है। दैट मीन्स क्या होगा कि भारत, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो इसमें किस तरह का भू आकृति बना हुआ है, उसका विवरण हम किस तरह से किए हैं। अगर थ्योरी पार्ट किए होंगे तो आप इसको खुद से लिख सकते हैं। देखिए, कितना तरह का भू आकृति पढ़े थे। पहला पढ़े थे उत्तर में स्थित हिमालय पर्वतमाला, उसके बाद क्या पढ़े, उत्तरी मैदान को, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार को पढ़े, उसके बाद भारतीय मरुस्थल को हम लोग पढ़े थे, उसके बाद क्या पढ़े थे, तटीय समूह के तटीय मैदान के बारे में पढ़े थे, उसके बाद द्वीप समूह के बारे में पढ़े थे। तो कितना भू आकृति है, तो टोटल 6 भू आकृति है। पहला क्या हो जाएगा, उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला। सेकेंड में क्या हो जाएगा, उत्तरी मैदान। थर्ड भू आकृति क्या हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार कौन सा, ये प्रायद्वीपीय पठार हो गया। उसके बाद हो जाएगा 4th नंबर भारतीय मरुस्थल, मरुस्थल भी है ना, तो भारतीय मरुस्थल। उसके बाद 5 नंबर क्या हो जाएगा, तटीय समूह, तटीय मैदान, ये तटीय मैदान हो गया। उसके बाद एक और पढ़े थे द्वीप समूह, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो छठा क्या हो जाएगा, द्वीप समूह। तो फर्स्ट हाफ पार्ट का क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। आप 6 पॉइंट लिख दीजिएगा कि निम्नलिखित भू आकृति है, जिसका इसका हम क्वेश्चन आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर भी दे देंगे जो लिखा हुआ हैंडराइटिंग नोट्स है। तो देखिए, आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, इसी में हाफ पार्ट और है, उसमें क्या बोला गया है कि हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है। दैट मीन्स क्या हुआ कि हिमालय पर्वत और ये प्रायद्वीपीय पठार है, वो दोनों में क्या अंतर है, मेनली क्या डिफरेंस है, वो लिखना है। तो देखिए, ये हो गया हिमालय पर्वत और ये हो गया प्रायद्वीपीय पठार। अब जब हम लोग थ्योरी पार्ट किए थे तो दोनों को अच्छा से पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये प्रायद्वीपीय पठार है और ये हिमालय पर्वत है। तो सबसे पहला अंतर क्या हो जाएगा कि हिमालय पर्वत हम जब पढ़े थे उस टाइम क्या देखे थे कि हिमालय पर्वत को हम लोग 3 भागों में बांटे थे। कितना भागों में बांटे थे, 3 भागों में। जबकि हम लोग प्रायद्वीपीय पठार को कितना भागों में बांटे थे, 2 भागों में बांट करके पढ़े थे। जैसे हिमालय पर्वत के बारे में अगर आप लिखते हैं, देखिए इसको आंसर किस तरह से लिखिएगा, एक तरफ हिमालय लिख दीजिएगा और एक तरफ प्रायद्वीपीय पठार लिख दीजिएगा। एक तरफ हिमालय लिख दीजिएगा और एक तरफ प्रायद्वीपीय पठार लिख दीजिएगा। उसके बाद अंतर लिखना स्टार्ट कीजिएगा। तो पहला नंबर अंतर में क्या लिखिएगा, फर्स्ट नंबर अंतर में लिख सकते हैं कि हिमालय पर्वत को, जो उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। वो उत्तर से दक्षिण में, उत्तर से दक्षिण की ओर 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर कौन सा हो जाएगा, महान हिमालय, बीच में हो जाएगा हिमाचल हिमालय और सबसे नीचे कौन सा हो जाएगा, शिवालिक हिमालय। इसका भी बहुत सारा नाम है, जैसे इसको महान हिमालय बोला जाता है, हिमाद्री हिमालय बोला जाता है। इसका भी कुछ नाम है, जैसे हिमाचल हिमालय बोला जाता है या मध्य हिमालय बोला जाता है। इसी का एक और नाम निम्न हिमालय भी है और इसे शिवालिक हिमालय बोला जाता है। शिवालिक हिमालय क्यों बोला जाता है, इसका रीजन भी हम लोग जब चैप्टर पढ़ रहे थे उस टाइम बताए थे कि इसे शिवालिक हिमालय इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे शिव भगवान रहते थे, इसीलिए इस हिमालय का नाम क्या पड़ा है, शिवालिक हिमालय। तो इस तरह से देखिए, आप देखते हैं इधर प्रायद्वीपीय पठार में, तो प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांटा गया है। एक है इधर दक्कन का पठार और एक ऊपर में कौन है, इसको बोलते हैं मध्य उच्च भूमि। क्या, मध्य उच्च भूमि। अब रही बात कि इसे मध्य उच्च भूमि क्यों बोला जाता है, क्यों बोला जाता है वो देखिए, क्योंकि देखिए ये सबसे बीच वाला प्लेस है कि नहीं। ऊपर भी कुछ प्लेस है, नीचे भी कुछ प्लेस है, तो इसे मध्य बोला जाएगा। अब इसे उच्च क्यों बोला जाता है, तो देखिए उच्च इसे इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इधर थोड़ा नीचे और ये थोड़ा ऊंचा है, इसीलिए उच्च बोला जाता है। और भूमि है, इसीलिए क्या बोला जाता है, मध्य उच्च भूमि। तो देखिए कि प्रायद्वीपीय पठार को कितना भागों में बांट सकते हैं, तो 2 भागों में बांट सकते हैं। तो पहला अंतर ये लिख दीजिएगा। दूसरा अंतर अगर आप लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं
कि यहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े पर्वत पाए जाते हैं, जबकि यहाँ का जो पर्वत होते हैं वो गोलाकार पर्वत होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। जबकि जो हिमालय पर्वत का जो हिमालय में जो पर्वत पाए जाते हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं। ये अंतर लिख सकते हैं। और अगर आप अंतर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि यहाँ गहरी गहरी घाटियां पाई जाती है, जबकि यहाँ पे छिछली घाटियां और चौड़ी घाटियां पाई जाती है। क्या? छिछली और चौड़ी घाटियां। अब देखिए छिछली और चौड़ी कैसे होगा, यहाँ पे गहरी क्यों होगा? क्योंकि देखिए यहाँ बहुत ऊंचा ऊंचा पर्वत होगा। सबसे पहले घाटी किसे बोला जाता है वो समझ लीजिए। घाटी बोला जाता है दो पर्वतों का जो बीच वाला प्लेस होता है ना, उसी को क्या बोला जाता है? घाटी बोला जाता है। तो देखिए जब यहाँ ऊंचा ऊंचा पर्वत है, ऊंचा ऊंचा पर्वत है, तो यहाँ घाटी गहरी गहरी होगी कि नहीं? घाटी गहरी गहरी होगी। अब यहाँ पे देखिए गोल गोल पर्वत है तो घाटी क्या होगी? गहरी होगी? नहीं, घाटी छिछली होगी और चौड़ी होगी, क्योंकि ये बहुत पुराना प्लेस है, ये बहुत पुराना जमीन है, जिसके कारण यहाँ का जो पर्वत है वो कैसा हो गया है? घिस घिस करके छोटा हो गया है, गोलाकार हो गया है। ये देखिए मान के चलिए ये शंकु जैसा है, अभी इसको घिस दिए, घिस घिस करके लास्ट में क्या बचता है? इस तरह से बचता है, तो ये क्या हो जाता है? लास्ट में गोलाकार हो जाता है। तो यहाँ का पर्वत क्या है? गोलाकार है। और अंतर अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? यहाँ का जो नदियां हैं वो लंबी लंबी नदियां हैं, और यहाँ की जो नदी है वह छोटी छोटी नदियां हैं। क्योंकि देखिए यहाँ से जो नदी निकलती है वो सीधा आएगी यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, और यहाँ से जो नदी निकलेगी तुरंत यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी या तो अरब सागर में गिर जाएगी। तो यहाँ का नदियां क्या है? छोटी छोटी है, जबकि वहां की नदियां क्या है? बड़ी बड़ी है। यहाँ की नदियां में सालों भर पानी रहती है, लेकिन यहाँ का नदी में सालों भर पानी नहीं रहता है। अब एक रीजन आप बताइए कि यहाँ के नदी में सालों भर पानी क्यों होता है और यहाँ के नदी में सालों भर पानी क्यों नहीं रहता है? आप खुद से बताइए कि क्यों नहीं रहता है। तो देखिए इसका रीजन हम बताते हैं। यहाँ सिर्फ बरसात में पानी आता है, इस नदी में सिर्फ बरसात में पानी आता है। बरसात में ही यहाँ पे जितना पानी स्टोर हुआ वही पानी क्या होता है? फिर फ्लो होता है। लेकिन यहाँ बरसात के अलावा वहां पे गर्मी में भी पानी निकल आता है। कैसे आता है? तो यहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत है, इसका हाइट लगभग कितना है? तो इसका हाइट लगभग 6000 मीटर है। कितना? 6000 मीटर है। और 6000 मीटर होने के कारण क्या होता है कि ठंडी के दिन में यहाँ पे जो पानी है वो क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। और वही बर्फ गर्मी जब होता है तो क्या होता है? पिघलता है, और पिघल करके कहाँ जाएगा? नदी में ही मिलेगा, पानी उसका नदी में मिलेगा, जिसके कारण वहां गर्मी के दिन में भी सूखा नहीं होता है नदी, वहां पे पानी बहते रहती है। तो यहाँ देखिए कि यहाँ का नदी जो है लंबी लंबी और सालों भर वर्षा होते रहती है। अब हम और अंतर देख लेते हैं। देखिए और अंतर हम क्या लिख सकते हैं? तो देखिए इसका एक और अंतर लिख सकते हैं कि यहाँ का जो पर्वत है वो युवा पर्वत है। युवा पर्वत किसे बोला जाता है? कि इसका बने हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ, ये हाल ही फिलहाल में बना है। हाल फिलहाल कहने का मतलब 1-2 साल नहीं हुआ है। ज्योग्राफी में हाल फिलहाल या 1-2 मतलब कुछ साल पहले अगर बोलते हैं तो मान लीजिए कि कम से कम 100 साल का बात कर रहे हैं या 1000 साल का बात कर रहे हैं। ज्योग्राफी में कुछ साल मतलब हजारों साल हो गया है। तो इस तरह से देखिए कि ये बहुत ही नवीन पर्वत है, इसीलिए इसे युवा पर्वत बोला जाता है। जबकि ये जो भूमि है ये बहुत प्राचीन है, ये प्राचीन भूखंड है। जब हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे, इस चैप्टर को स्टार्ट किए थे, उस टाइम देखे थे ये किसका पार्ट था? गोंडवाना का पार्ट था, जो यहाँ अफ्रीका से चल करके यहाँ पे आया था। तो ये बहुत पहले बना हुआ है, जिसके कारण यहाँ का जो पर्वत है वो बहुत पहले बना हुआ है। तो ये हो गया। अब और अंतर अगर हम देखना चाहें तो क्या देख सकते हैं कि देखिए एक और अंतर देख सकते हैं कि यहाँ का जो पर्वतों का निर्माण हुआ है ना वो अवसादी चट्टान से हुआ। किससे? अवसादी चट्टान से। जबकि यहाँ का जो पर्वत है इसका निर्माण किससे हुआ है? तो यहाँ का चट्टान जो है, यहाँ का जो पर्वत है उसका निर्माण हुआ आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान, सब चट्टान से मिल करके हुआ। यहाँ अवसादी चट्टान से कैसे हुआ है? क्योंकि देखिए ये हिमालय किससे बना है? तो यहाँ पे एक टेथिस सागर था। क्या था? टेथिस सागर था। और यहाँ से जब गोंडवाना लैंड आया, इधर से अंगारा लैंड था, और दोनों को टकरा करके उठ गया है। तो यहाँ पे पहले क्या जमा था? अवसाद जमा था। इसीलिए ये कौन सा चट्टान है? अवसादी चट्टान है। जबकि ये आग्नेय चट्टान क्यों है? क्योंकि देखिए जब हम स्टार्टिंग में इसका थ्योरी पार्ट कर रहे थे उस टाइम देखे थे कि यहाँ पे जो गोंडवाना लैंड आ रहा था तो ये किससे टकराया था?
तो ये टकराया था यहाँ पे जो कौन सा प्लेट था, तो अरब सागर का प्लेट था, और अरब सागर का प्लेट से टकरा करके यहाँ पे क्या हो गया, वोल्केनो उत्पन्न हो गया। और वोल्केनो के द्वारा जो लावा निकलता है या चट्टान निकलता है उसे आग्नेय चट्टान बोला जाता है, और वही आग्नेय चट्टान से ये सब पर्वत बना हुआ है, और वही आग्नेय चट्टान ही रूपांतरित चट्टान बनता है या अवसादी चट्टान बनता है, सब यही चट्टान बनता है। तो ये देखिए कि कौन चट्टान से बना हुआ है, रूपांतरित अवसादी आग्नेय चट्टान से बना हुआ है, जबकि हिमालय पर्वत जो है वो किससे बना हुआ है, तो वो बना है अवसादी चट्टान से। और बहुत सारा आप डिफरेंस लिख सकते हैं किताब पढ़ करके, और अगर लिखना है तो और लिख सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को इतने ही। अब देखिए इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर चाहते हैं तो देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले करके रख लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। क्या, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। तो देखिए कोई भी आंसर को अब अगर लिखते हैं ना, तो लिखने से पहले एक चीज सोच लीजिए कि हमें लिखना क्या है, उस क्वेश्चन का आंसर में हमें लिखना क्या है। अगर ये चीज पता चल जाए तो आप बहुत लंबा आंसर लिख सकते हैं। क्या, बहुत लंबा आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन करना है। क्या, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन करना है। तो देखिए पॉइंट बना लीजिए सबसे पहले कि हमें उस क्वेश्चन के आंसर में क्या क्या लिखना है। मार्कर भी नहीं, देखिए पॉइंट बना लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका निर्माण, मतलब उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे हुआ है, इसका निर्माण देख लेते हैं। निर्माण में भी कुछ लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या बन सकता है कि उत्तरी मैदान का आकार कैसा है और स्थिति कैसा है, आकार और स्थिति देख लेंगे, और स्थिति। थर्ड पॉइंट क्या बना सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है। क्या, इसका क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल के अलावा इसे कितना भागों में बांटा गया है, मतलब उत्तरी मैदान को कितना भागों में बांटा गया है। थ्योरी पार्ट में हम लोग किए हैं ना कि कितना भागों में बांटे हैं, तो इसका भी पॉइंट बना सकते हैं कि इसका डिवीजन, मतलब इसका विभाजन, उत्तरी मैदान का क्या विभाजन। 5 नंबर पॉइंट क्या बना सकते हैं कि इसका दो तरह से हम लोग विभाजन पढ़े थे। एक विभाजन और कौन सा हो जाएगा, उच्चावच के दृष्टि से इसे कितना भागों में बांटा गया है, तो उच्चावच भिन्नता के आधार पे इसका कितना भागों में डिवीजन किया गया वो बना सकते हैं, उच्चावच। अब 6 नंबर पॉइंट क्या बना सकते हैं कि इस उत्तरी मैदान का क्या महत्व है। क्या, इस उत्तरी मैदान का क्या महत्व है, तो महत्व दे सकते हैं, महत्व। अब देखिए इस तरह से आप पॉइंट बना लीजिएगा, इसका आंसर भी दे देंगे आपको, अगर आप यहाँ पे समझिए अभी ठीक से। इस तरह से पॉइंट बना लीजिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा, एक एक पॉइंट को आप क्या कीजिएगा, डील कीजिएगा, एक एक पॉइंट को सॉल्व कीजिएगा। ये थोड़ा सा लाइट अच्छा से दिख नहीं रहा है, शायद मार्कर ही चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हम नोट्स में दे देंगे, उसमें देख लीजिएगा, शायद इसमें अच्छा से दिख नहीं रहा। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप किस तरह से लिख सकते हैं, तो ये पॉइंट लिख लिए। अब एक एक पॉइंट को आप डील कीजिएगा, एक एक पॉइंट को आप सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले लिखिएगा उत्तरी मैदान का निर्माण। निर्माण कैसे हुआ, तो देखिए भारत का उत्तरी मैदान कौन सा है, तो ये भारत का उत्तरी मैदान हो गया, यही ना उत्तरी मैदान है, भारत का उत्तरी मैदान। तो इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ ये लिखना है। तो देखिए कोई चीज रटना नहीं है, क्या, कोई चीज रटना नहीं, इसे ठीक से समझिए। देखिए इसको किस तरह से लिख सकते हैं, भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण। आप खुद से देख करके बताइए कैसे हुआ होगा। मैदान किसे बोला जाता है, जहाँ पे मिट्टी ला करके जमा करके प्लेन कर दिया जाता है उसी को क्या बोला जाता है, मैदान बोला जाता है। पहाड़ होता है जो ऊंचा ऊंचा होता है, लेकिन ये मैदान है। तो देखिए इसका निर्माण कैसे हुआ, तो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां, क्या, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां अपने साथ क्या लाती है, अवसाद, गाद, सिल्ट, मतलब अपने साथ कचरा लाती है। और वही कचरा को इस गड्ढा में, यहाँ पे बेसिन था, नदी बेसिन था, क्योंकि यहाँ 33 सागर था, उस सागर को क्या किया गया है, भर दिया गया, और उस भर करके क्या बना दिया गया, मैदान बना दिया गया, जिसे ही बोला जाता है भारत के उत्तरी मैदान। तो देखिए इस मैदान के निर्माण कैसे हुआ, तो हिमालय पर्वत से निकलने वाली सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा क्या किया गया है, इस उत्तरी मैदान का निर्माण किया गया है। और यहाँ पे जो मिट्टी होगा वो कैसा मिट्टी होगा, जल के द्वारा लाए गए मिट्टी। कैसा मिट्टी होता है, जलोढ़ मिट्टी।
तो इस मैदान में जो मिट्टी पाया जाता है वो कैसा मिट्टी पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। अब जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है तो क्या इसका निर्माण 1-2 दिन में हुआ है या 1-2 साल में हुआ है? नहीं, इसका निर्माण लाखों साल में हुआ है। क्या इसका निर्माण लाखों साल में हुआ है और यह बहुत उपजाऊ मिट्टी है। इस तरह से आप इसका निर्माण बता सकते हैं। अब सेकेंड पॉइंट क्या है? इसका आकार और स्थिति। क्या इसका आकार और स्थिति? सबसे पहले इसका आकार देख लीजिए, इसका आकार कैसा है? तो देखिए इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार देखिए, यहाँ ये मैदान है, यही ना, यहाँ थोड़ा सा पठार घुस गया है, तो इस तरह से मैदान है। तो ये किसका आकार का है? तो ये धनुष का आकार का है। क्या है? धनुष के आकार का। तो इसका आकार कैसा है? धनुषाकार है। और ये कितना लंबाई में फैला हुआ है? तो जितना लंबा हिमालय पर्वत होगा उतना ही लंबा उसका उत्तरी मैदान होगा, क्योंकि हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां क्या की है? अपना कचरा को नीचे बिछा दी है। तो जितना लंबा हिमालय पर्वत उतना ही लंबा उत्तरी मैदान। तो उत्तरी मैदान की भी लंबाई कितना है? तो 2400 मीटर। कितना? 2400 किलोमीटर, सॉरी 2400 किलोमीटर। तो इसका भी लंबाई 2400 किलोमीटर है, जबकि इसका चौड़ाई कितना है? चौड़ाई मतलब क्या होता है? ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। तो ये पश्चिम में ज्यादा चौड़ा है, पूर्व में क्या है? थोड़ा पतला है। तो इसका चौड़ाई कितना है? लगभग 320 से 240 किलोमीटर। कितना? लगभग औसत 320 से 240 किलोमीटर, क्योंकि इधर ज्यादा चौड़ा है, इधर थोड़ा पतला है, इसीलिए इसका औसत कितना चौड़ाई है? 320 से 240 किलोमीटर। तो ये हो गया कि क्या हो गया? आकार हो गया। अब इसका स्थिति देखते हैं कि ये कहाँ पे स्थित है। क्या क्या कहाँ पे स्थित है? स्थिति देख लेते हैं। तो इसका स्थिति देखिए, यहाँ पे क्या है? ये प्रायद्वीपीय पठार हो गया, प्रायद्वीपीय पठार हो गया ना। ऊपर क्या है? हिमालय पर्वत है। तो इसका स्थिति कहाँ पे हो जाएगा? हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में। क्या? हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में ये स्थित है। अब इसका दूसरा पॉइंट हम लोग सॉल्व कर लिए। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, इसका क्षेत्रफल, मतलब इस उत्तरी मैदान का विस्तार कितना है। तो इस उत्तरी मैदान का विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 7 लाख वर्ग किलोमीटर। 7 लाख वर्ग किलोमीटर में है। किलोमीटर कितना? 7 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। अब विस्तार देख लिए। अब देखिए इसका विभाजन। क्या? इसका विभाजन। तो भारत के उत्तरी मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। कितना? 3 भागों में बांटा गया है। एक बोला जाता है सिंधु का मैदान, एक बोला जाता है गंगा का मैदान, और एक बोला जाता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। सिंधु का मैदान क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस मैदान का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा किया गया होगा, और इस मैदान का निर्माण गंगा नदी के द्वारा किया गया, क्योंकि यहाँ से निकलने वाली नदियों के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया है। तो नदी के आधार पे ही इसका नाम रखा गया है। मतलब जो सिंधु नदी के द्वारा बनाया गया उसे सिंधु का मैदान, जो गंगा नदी के द्वारा बनाया गया उसे गंगा का मैदान, और जो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया उसे ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान बोला जाता है। तो देखिए सिंधु का मैदान कहाँ पे होगा? तो ये उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग जो है, उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग वो किसके द्वारा बनाया गया? सिंधु नदी के द्वारा। तो इसे सिंधु का मैदान बोला जाता है। इस सिंधु का मैदान का ज्यादातर विस्तार कहाँ पे जानते हैं? इस पाकिस्तान में है, क्योंकि यहाँ से जब सिंधु नदी निकलती है ऐसे, और यहाँ से सतलज नदी सब, यहाँ से इसका सहायक नदी सब मिलती है, तो यहाँ पे कुछ एरिया बनाती है, और ज्यादातर एरिया कहाँ बन जाता है? पाकिस्तान में। तो इसका निर्माण ज्यादातर पाकिस्तान में स्थित है। मतलब ये सिंधु नदी जो है, सिंधु का मैदान जो है वो ज्यादातर पाकिस्तान में फैला हुआ है। इसके अलावा इस मैदान में दोआब की संख्या ज्यादा है। क्या? दोआब की संख्या ज्यादा है। अब दोआब क्या होता है? देखिए, हो सकता है कि आपको लगता होगा कि फास्ट है, लेकिन अब ठीक से समझिए, हम धीरे धीरे थोड़ा स्लो हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे दोआब की संख्या ज्यादा है। दोआब क्या होता है सो देखिए, एक नदी ये है और एक नदी ये है, तो दोनों नदी यहाँ से निकली, एक नदी यहाँ से निकली, एक नदी यहाँ से निकली, और दोनों नदी आके जाकर के क्या हो गई? मिल गई, एक जगह मिल गई। तो यहाँ बीच वाला जो प्लेस बना, क्या बीच वाला जो प्लेस बना, दो नदी के बीच वाला जो प्लेस बना, उसी को क्या बोला जाता है? तो उसी को बोला जाता है दोआब। क्या बोला जाता है? दोआब। तो इस मैदान में दोआब की संख्या बहुत ज्यादा है। अब देखिए दूसरा मैदान जिसे बोला जाता है गंगा का मैदान। गंगा का मैदान, गंगा का मैदान तीस्ता और घग्गर नदी के बीच में है। तीस्ता और घग्गर नदी के बीच में स्थित है। उस मैदान का नाम क्या है? गंगा का मैदान।
गंगा का मैदान का विस्तार, क्या गंगा के मैदान का विस्तार ज्यादातर कौन कौन सा राज्यों में है? तो भारत के हरियाणा, कहाँ पे? हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार। जैसे देखिए हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग में और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। तो ये गंगा का मैदान हो गया। अब देखिए ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो ब्रह्मपुत्र का मैदान ज्यादातर कौन सा राज्य में फैला हुआ है? तो असम राज्य में। ब्रह्मपुत्र का मैदान ज्यादातर असम के राज्यों में फैला हुआ है। अब देखिए 4th नंबर पॉइंट तो हो गया। अब 5 नंबर पॉइंट देखिए। 5 नंबर पॉइंट क्या है? उच्चावच भिन्नता के आधार पे इस मैदान को कितना भागों में बांटा गया? तो उच्चावच भिन्नता के आधार पे भी इस मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। तो उस चारों को हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा भाग है। तो देखिए यहां से नदी निकली, नदी के द्वारा ही इस मैदान का निर्माण किया गया है। तो यहाँ से नदी निकली, ये पहाड़ हो गया, मान के चलिए हिमालय पर्वत हो गया। यहाँ से नदी निकली, अब यहाँ से नदी निकली तो यहाँ क्या की, यहाँ से अपना नदी, यहाँ से पानी गिरी। अब पानी गिरी तो यहाँ देखिए पहाड़ से जब नदी निकलती है ना, इस तरह से पहाड़ है, अब नदी निकली तो यहाँ पे जितना पत्थर वगैरह होगा, चट्टान होगा, सबको तोड़ते हुए लाती है। क्या? तोड़ते हुए लाती है, और तोड़ करके ला करके कने ले जाएगी? यहाँ तक ले जाएगी। यहाँ तक लेते आ पाएगी? एक पत्थर को आपको ले जाना चाहे कि आप कितना दूर तक ले जा सकते हैं? तब मान के चलिए इस तरह से स्लोप है, तो आप पत्थर को तो आसानी से ले जा सकते हैं। यहाँ से ठेल दीजिएगा तो पूरा नीचे चल जाएगा। उसी तरह से नदी भी क्या करती है, यहाँ थोड़ा सा भी बल लगाती है तो उसको पत्थर को गिरा देती है नीचे। लेकिन ये समतल प्लेस जब आ जाता है तब पानी इसको खींच करके ले जा पाएगी? नहीं ले जा पाएगी। छोटा छोटा मिट्टी को तो ले जा सकती है, छोटा छोटा कंकड़ को ले जा सकती है, लेकिन ये बड़ा बड़ा पत्थर को ले जा पाएगी? नहीं ले जा पाएगी। तो क्या करती है, यहाँ से जब नदियां निकलती है तो सारा पत्थर को इस शिवालिक से 10 से 12 किलोमीटर के एरिया में, शिवालिक है ना, एक नीचे क्या है, शिवालिक है, तो शिवालिक के नीचे में सब क्या करती है, पत्थरों को छोड़ देती है। क्या? पत्थरों को छोड़ देती है। तो यहाँ पे जो प्लेस बनता है उस प्लेस को बोलते हैं भावर। मतलब इस उत्तरी मैदान के सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या है? भावर। क्या है? भावर। भावर या भावर दोनों बोला जाता है। अब देखिए इस भावर में देखिए, अब यहाँ से पानी गिर रही है, यहाँ से पानी गिर रही है ना, तो यहाँ से पानी गिर रही है तो यहाँ से पानी निकलेगी ना, तो यहाँ तो पूरा पत्थर जम गया है। क्या? पूरा पत्थर जम गया है। तो नदी कहाँ से निकलेगी? तो नदी यहाँ पे क्या करती है कि इसका गैप देखिए, जब पत्थर एक जगह जमा करते हैं तो उसका अंदर में हॉल बचता है कि नहीं, छेदा बचता है कि नहीं, तो उसी छेदा में मतलब इधर से पानी इस तरह आकर के बहती है, इस तरह आकर के क्या होती है, बहती है। तो ऊपर से अगर हम देखते हैं, इधर से देखते हैं, तो यहाँ पे पानी लगता है कि नदी है? नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ सब पानी अंदर से होकर के पास करती है, जिसके कारण लगता है कि यहाँ पे पानी है ही नहीं, पानी छुप गई है। तो इसे तो तराई पर भावर प्रदेश बोलते हैं। लेकिन यहाँ के बाद नदी का पानी यहाँ आने के बाद थोड़ा देर रुक जाती है। क्या? यहाँ थोड़ा देर रुक जाती है। रुक क्यों जाती है? क्योंकि देखिए जब यहाँ से इधर उधर से पानी तो घुस करके निकली, यहाँ आने के बाद सोचते हैं हमको जाना किधर है। क्या? हमको जाना किधर है? नहीं ना पता है इसको रास्ता कि किधर से जाना है, तो इसको बोलती है कि हमको जाना किधर है। जैसे मान के चलिए आप इसका प्रैक्टिकल करके देखिएगा, एक गिलास पानी लीजिए और नीचे जमीन पे गिराइए। जमीन पे गिराने के बाद एक चीज आप गौर करिएगा, जैसे वहां गिराइएगा ना तब पानी कुछ देर तक ठहर जाएगा, मतलब वहीं पे ठहर जाएगा। उसके बाद देखेगा कि हमको जाना किधर है, स्लोप किधर है, मतलब उधर ही से फिर पानी जाने लगेगा। तो इस तरह से यहाँ भी होता है कि यहाँ से जब नदी का पानी निकलता है तो कुछ देर तक यहाँ ठहर जाता है। ठहरने के बाद यहाँ कुछ देर तक रुकता है, जिसके कारण यहाँ पानी हमेशा जमा हुआ रहता है, पानी का हमेशा जमाव रहता है। इसीलिए इस प्लेस को क्या बोला जाता है? तराई। तराई से क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे पानी का जमाव होता है और ये हमेशा गीला रहता है। यहाँ मच्छरों का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। ये हम लोग डिटेल से कर चुके हैं थ्योरी वाला पार्ट में। अब ये नदी का पानी मतलब इस पानी आगे बढ़ती है। जैसे यहाँ ये हो गया कौन सा? भावर। उसके बाद ये नीचे वाला कौन सा हो जाएगा? तराई। अब तराई के बाद देखिए यहाँ नदी निकल जाएगी। अब यहाँ से नदी निकल जाएगी तब इसका बगल वाला जो प्लेस होता है उसको बोला जाता है खादर, और इसका दूर वाला होता है उसे क्या बोला जाता है? बांगर। जैसे मान कीजिए यहाँ से नदी निकली तो यहाँ का जो पानी हो, देखिए अब इसके ये पानी निकल रही है तो यहाँ से तो कंकड़ को पत्थर को तो छोड़ दी, लेकिन मिट्टी को तो बहा के लेते जा रही है ना, मिट्टी को बहा करके लेते जा रही है। और उस मिट्टी को क्या करेगी? नदी अपने किनारों में छोड़ते हुए जाएगी।
नदी अपने किनारों में छोड़ते हुए जाएगी। जैसे पानी बढ़ेगी, बाढ़ आएगी तो इस किनारे में पानी को छोड़ते हुए जाएगी, मिट्टी को छोड़ते हुए जाएगी। और वह मिट्टी क्या होता है, बहुत ही उपजाऊ होता है। क्या होता है, बहुत ही उपजाऊ होता है। और बहुत ही उपजाऊ होने के कारण इसे क्या बोला जाता है, खादर। तो या इस मैदान को क्या बोला जाता है, खादर का मैदान। या अब इसके ऊपर वाला, ये ऊपर वाला होता है बांगर प्लेस होता है। क्या होता है, बांगर। बांगर इसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ बाढ़ का पानी हर वर्ष नहीं चढ़ा पाता है। क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा पानी आया तभी नहीं तो दूर तक चढ़ पाएगा, और थोड़ा सा पानी आया तो यहाँ तक तो हर वर्ष चढ़ जाता है। इसीलिए यह मिट्टी क्या होता है, उपजाऊ होता है। ये मिट्टी उपजाऊ होता है, जबकि ये बांगर वाला मिट्टी होता है वो कम उपजाऊ होता है। तो उत्तरी मैदान के पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोला जाता है, जबकि उत्तरी मैदान के नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर बोला जाता है। खादर मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होता है, और बांगर मिट्टी जो होता है ना वो गांव वाला एरिया में होता है। जैसे नदी के किनारे तो खेत होता है, और नदी को दूर में क्या होता है, गांव होता है। तो इस बांगर वाला प्लेस में ज्यादातर गांव का विकास होता है। तो इस तरह से हम लोग देखें चावच भिन्नता के आधार पे 4 भागों में बांटे, बांगर, तराई, खादर और बांगर, सॉरी भावर, तराई, बांगर और खादर। तो इस तरह से 4 भागों में बांटे। अब इसका महत्व देख लेते हैं कि इस उत्तरी मैदान का क्या महत्व है। छठा पॉइंट क्या था, महत्व। तो देखिए इस उत्तरी मैदान का क्या महत्व है, तो यह उत्तरी मैदान बहुत ही उपजाऊ है। बहुत उपजाऊ होने के अलावा, उपजाऊ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी है वो कैसा है, जलोढ़ मिट्टी है। जल के द्वारा लाई गई मृदा है, और जल के द्वारा लाई गई मृदा कैसा होता है, बहुत ही उपजाऊ होता है। तो ये मृदा उपजाऊ है। यहाँ पानी का भरपूर मात्रा में मिलता है। जैसे देखिए यहाँ कितना सारा नदी निकलता है, सब नदी सालों भर इसका पानी बहती है। तो यहाँ पानी का भी उपलब्धता है, और मिट्टी भी उपजाऊ है, और यहाँ का जो वातावरण है, एटमोस्फेयर है, वहाँ अनुकूल है। मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा एटमोस्फेयर है, वातावरण है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, लोगों का निवास ज्यादा होता है। क्या, लोगों का निवास ज्यादा होता है। भारत का लगभग 60% लोग वही एरिया में रहते हैं। कहाँ पे, भारत के उत्तरी मैदान में। क्यों रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे खेती होता है। इस लॉकडाउन में अगर कुछ नहीं हो रहा है तो खेती जरूर हो रहा है। तो जो उत्तरी मैदान में उसको तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो राजस्थान में है, या तो जहाँ वर्षा नहीं होता है उस प्लेस पे है, या तो मिट्टी जहाँ अच्छा नहीं है उस प्लेस पे है, तो उनको कितना दिक्कत होता होगा, बहुत दिक्कत होता है। इसीलिए यहाँ पे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, और वातावरण अनुकूल होने के कारण यहाँ पे कृषि कार्य बहुत ज्यादा होता है। क्या, कृषि कार्य बहुत ही ज्यादा होता है। तो देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लीजिए इस क्वेश्चन के आंसर का। देखिए हम स्क्रीनशॉट लगा दे रहे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, मध्य हिमालय। क्या, मध्य हिमालय। तो सबसे पहले मध्य हिमालय देखते हैं। तो मध्य हिमालय कौन सा हो जाएगा, सबसे ऊपर में महान हिमालय, बीच में क्या होता है, मध्य हिमालय। तो मध्य, देखिए इसका पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट पॉइंट लिख दीजिएगा। सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि औसत ऊंचाई इसका कितना है, तो 3700 से 4500 मीटर है। कितना, 3700 से 4500 मीटर है। 4500 मीटर इसका औसत ऊंचाई है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे 3 प्रमुख पर्वत श्रेणी है। एक महाभारत पर्वत श्रेणी है, इसके अलावा धौलाधर है, और क्या है, पीर पंजाल है। तो इन सभी पर्वत श्रेणी में पीर पंजाल जो है वो सबसे ज्यादा लंबा है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब इस मध्य हिमालय में सबसे महत्वपूर्ण जो पर्वत है वो कौन सा है, पीर पंजाल है। इसके अलावा धौलाधर और महाभारत श्रेणी भी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। और इस पर्वत में, मतलब मध्य हिमालय में ज्यादातर क्या पाया जाता है, तो टूरिस्ट प्लेस। इस हिमालय में बहुत ही ज्यादा टूरिस्ट प्लेस है। टूरिस्ट प्लेस जैसे कौन कौन सा टूरिस्ट प्लेस हो जाएगा, तो देखिए डलहौजी, रानीखेत, शिमला, मनाली, सब यहीं पे घूमने वाला प्लेस है। अब इसके अलावा क्या है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या पाया जाता है, घाटियां पाया जाता है। जैसे कश्मीर की घाटी, इसके अलावा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में कौन सा घाटी है, तो कन्नड़ और कुल्लू की घाटी यहीं पे है, और इसे पहाड़ी नगरों के नाम से जाना जाता है। क्या, इसे पहाड़ी नगरों के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आप इसका भी आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इस क्वेश्चन के आंसर का। अब देखिए इसका हम सेकेंड पार्ट देखते हैं कि सेकेंड पार्ट में क्या है।
तो मध्य उच्च भूमि, क्या मध्य उच्च भूमि। तब हम लोग मध्य उच्च भूमि के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसका आंसर आप खुद से लिख सकते हैं, नहीं तो देख लीजिए। देखिए मध्य उच्च भूमि, तो देखिए अब मध्य उच्च भूमि के बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। तो देखिए मध्य उच्च भूमि कहाँ पे है, सबसे पहले ये रहा मध्य उच्च भूमि। तो मध्य उच्च भूमि के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं देखिए मध्य उच्च भूमि नर्मदा नदी, ये कौन सा नदी है, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार, ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है ना। तो नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार में के अधिकांश भागों में फैला हुआ है, उसे ही क्या बोला जाता है, मध्य उच्च भूमि। क्या बोला जाता है, मध्य उच्च भूमि। एक पॉइंट ये लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट और हम क्या लिख सकते हैं कि मध्य उच्च भूमि से निकलने वाली नदियां, यहाँ कौन कौन सी नदी निकलती है, जैसे सिंध, बेतवा, सोन, केन, ये सब कौन सा नदी कहाँ से निकलती है, तो मध्य उच्च भूमि से ही निकलती है। तो देखिए यहाँ से निकलने वाली नदियां कहाँ से बहती है, तो देखिए ये क्या हो जाता है, पश्चिम हो जाता है, पश्चिम हो जाता है, ये उत्तर हो जाता है, और ये पूर्व हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, दक्षिण हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक पश्चिम और दक्षिण, पश्चिम यहाँ से देखिए ये पश्चिम हो गया दक्षिण, तो इस तरह से फ्लो करती है। तो पश्चिम दक्षिण से निकलती है और उत्तर और पूर्व की ओर इस तरह से बहती है ना। इस तरह से जाती तो उत्तर और इस तरह से जाती तो पूर्व, लेकिन जा रही इस तरह तो उत्तर पूर्व हो जाएगा। तो यहाँ का जो नदियां है, नदियां कौन कौन सा, सोन, बेतवा, केन और चंबल जो है सो क्या करती है, दक्षिण पश्चिम से निकलती है और उत्तर पूर्व की ओर बहती है। दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट और क्या लिख सकते हैं, तो देखिए तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि यहाँ का जो मध्य उच्च भूमि का जो आगे वाला पार्ट है, इसका जो पूर्वी विस्तार है, इसका स्थानीय नाम, जैसे यहाँ आगे जाकर के बुंदेलखंड होता है, बघेलखंड होता है, तो इस तरह से इसका नाम बुंदेलखंड का पठार पड़ गया है, बघेलखंड का पठार पड़ गया। तो इसका पूर्वी विस्तार बुंदेलखंड हो जाएगा। और अगर इसका और पूर्वी विस्तार देखिए तो इधर क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार, क्या छोटा नागपुर का पठार। और ये छोटा नागपुर का पठार दामोदर नदी के द्वारा बनाया गया है, किसके द्वारा, दामोदर नदी के द्वारा। तो यहाँ पे कौन सा पठार कहलाता है, छोटा नागपुर का पठार। अब इस छोटा नागपुर का पठार किससे निर्मित है जानते हैं, आग्नेय सेल से, क्या आग्नेय सेल से। और आग्नेय सेल में क्या होता है, खनिज का भंडार बहुत ज्यादा होता है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में खनिज पाया जाता है। इसीलिए इस पठार को क्या बोला जाता है, खनिजों का पठार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, खनिजों का पठार बोला जाता है। और अगर इसके बारे में हम कुछ बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक चीज और हम पॉइंट लिख सकते हैं कि यहाँ ये जो मध्य उच्च भूमि है वो पश्चिम में क्या है, चौड़ा है, जबकि पूर्व में क्या है, संकीर्ण है। देखिए इधर क्या हो गया, पतला हो गया, और यहाँ पे क्या है, चौड़ा है। तो इस तरह से इसका हम आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का द्वीप समूह। तो भारत का द्वीप समूह, अगर इसका आंसर लिखना चाहते हैं तो द्वीप समूह का जो हम टॉपिक पढ़ाए हैं, इसमें इस चैप्टर का जो द्वीप समूह पढ़ाए हैं उस टॉपिक को देख करके भी आप लिख सकते हैं। इसमें भी कुछ हम बता देते हैं द्वीप समूह के बारे में। तो यहाँ पे देखिए दो द्वीप समूह है। सबसे पहले भारत में दो द्वीप समूह है, तो दोनों का वर्णन करना होगा। लक्षद्वीप के जब वर्णन कीजिएगा कि लक्षद्वीप समूह का कुछ वर्णन कर दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि लक्षद्वीप जो है वो क्या है, छोटे हैं, आकार में छोटे हैं, तथा ये परवाल से निर्मित है। परवाल क्या होता है, तो समुद्री जीव होता है। इसका एरिया बहुत कम है, मतलब ये लगभग 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है। इसका जो प्रशासनिक मुख्यालय है वो कहाँ पे, कवारती है। इस लक्षद्वीप का नाम लक्षद्वीप कब पड़ा, तो 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी से पहले इसका नाम क्या था, तो इसका 1973 ईस्वी से पहले इसका नाम लकाद्वीप, मिनिकॉय, अमीन द्वीप, ये सब इसका नाम था। और हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पेड़ पौधे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, पेड़ पौधों में बहुत ज्यादा भिन्नता होती है। इसके अलावा क्या लिख सकते हैं, तो ये केरल के मालाबार तट के पास स्थित है। ये केरल का मालाबार तट है ना, तो ये केरल के मालाबार तट के पास स्थित है। इसके अलावा अगर हम लिख सकते हैं तो यहाँ पे एक पिटली द्वीप है। क्या यहाँ पे एक पिटली द्वीप है, जहाँ पे मनुष्य नहीं पाया जाता है, बल्कि वहाँ पे पक्षी रहते हैं, मतलब यहाँ पे एक पक्षी अभ्यारण्य है। तो ये सब पॉइंट इसमें लिख सकते हैं लक्षद्वीप में। अब दूसरा द्वीप है कौन सा, अंडमान निकोबार। अब अंडमान निकोबार के बारे में क्या लिख सकते हैं, तो अंडमान निकोबार जो है वो आकार में भी बड़े हैं, ज्यादा बिखरे हुए हैं। देखिए आकार में बड़े हैं कि नहीं, आकार में बड़े हैं,
ज्यादा बिखरी है। इस अंडमान निकोबार को उत्तर से दक्षिण में दो भागों में बांट सकते हैं। उत्तर को बोलते हैं अंडमान और नीचे वाला को बोलते हैं क्या, निकोबार। जैसे नॉर्थ में क्या हो जाएगा, उत्तर में हो जाएगा अंडमान और दक्षिण में क्या हो जाएगा, निकोबार। और हम क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ का जो जलवायु है वो विषुवतीय है, क्योंकि ये विषुवत रेखा के समीप है। तो विषुवत रेखा में जैसा जलवायु होगा वैसा ही जलवायु यहाँ पे होगा। और हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ भी पेड़ पौधों में बहुत ज्यादा भिन्नता पाया जाता है। यहाँ जंगलों, बहुत ज्यादा जंगल पाया जाता है, मतलब वहाँ भी जंगलों से आच्छादित है। क्या है, वहाँ भी बहुत ज्यादा जंगल पाए जाते हैं। इसके अलावा और हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एक चीज और लिख सकते हैं कि यह जो मतलब द्वीप समूह है वो बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण में फैला हुआ है। क्या उत्तर से दक्षिण में फैला हुआ है, बंगाल के खाड़ी में ही ना फैला हुआ है। तो यह जो द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। तो इस तरह से इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन आंसर था वो समाप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक लाएंगे जिसमें क्या है, इसमें कुछ मानचित्र वाला है, मतलब इसमें कुछ मानचित्र वाला वर्क भी है, कौशल मानचित्र, मानचित्र कौशल है, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो सब भी इस वीडियो को देख पाए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।